हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में, इसके बाद ब्रह्म समाज, और इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसके बाद केशव चंद्र सेन, इन सब के बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा था। अब देखिए, इसके आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन को। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि इस आंदोलन का नाम यंग बंगाल आंदोलन क्यों रखा गया। तो देखिए, यह जो आंदोलन था यह बंगाल के युवाओं के द्वारा संचालित किया गया था। मतलब इस आंदोलन में बंगाल के युवाओं की भूमिका बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए इसका नाम यंग बंगाल आंदोलन रखा गया। अब हम यह देखेंगे कि अच्छा, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अब क्वेश्चन आता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो ये थे कौन। तो ये कौन थे? ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से फिर से निकलता है कि ये जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी डेविड हेयर ने की थी। इसको हम लोग कब पढ़े थे? पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अच्छा, डेविड हेयर ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1817 में की थी। अच्छा, किसके सहयोग से की थी? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से की थी। देखिए, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पिछली वीडियो में पढ़े थे। देखिए, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से वीडियो को अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्ट रहता है। तो देखिए, ये कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये जो थे 1826 से लेकर 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि मात्र 22 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं कि देखिए, जो डेरोजियो थे ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो अब हम यह थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये जो फ्रांस की क्रांति थी इसका मुख्य आधार क्या था। देखिए, इसका मुख्य आधार यह था, पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, और तीसरा बंधुत्व। देखिए, इन्हीं तीनों चीज़ों के बेस पे फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी। तो ये तीनों चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो देखिए, जो इनके विचार थे उनके विचार में ये तीनों चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि बंगाल के युवकों को विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण ढंग से सोचने के लिए बोला। रूढ़िवादिता को समाप्त करने की इन्होंने भरसक प्रयास की और समानता पर बल दिया। अब हम थोड़ा सा यह देख लेंगे कि इन्होंने इनका समाज में योगदान किया था। तो इन्होंने देखिए राष्ट्रीयता पर सबसे ज़्यादा बल दिया। अच्छा, राष्ट्रीयता पर बल देने का मतलब हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखिए, उस समय क्या था कि समाज कई वर्गों में ऐसे ऐसे विभाजित था। तो इन्होंने लोगों से बताया कि आप लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपना एक गोल फिक्स कीजिए, अपना एक एम निश्चित कीजिए कि आप लोग देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दीजिए। इससे क्या होगा? हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि रूढ़िवादिता को समाप्त करने पर बल दे दिया। इन्होंने यह भी कहा था कि जैसे जो भी पुराने रीति रिवाज हैं, जो ठीक ठीक नहीं हैं, जो अंधविश्वास से भरे हुए हैं, इनको छोड़ने की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर देखेंगे कि इन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं तर्कपूर्ण ढंग से सोचने पर विचार कीजिए। इन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो वो कितनी भी पुरानी हो, अगर लॉजिकल है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर लॉजिकल नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया कि स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर बल दिया था, मतलब बंधुत्व पे बल दिया था। इसकी प्रेरणा इन्होंने कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से मिली थी। और देखिए, इससे शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था, और इन्होंने जमींदारों के चंगुल से किसानों को निकालने का प्रयास किया था। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि देखिए, इनका संबंध कहाँ से है? कलकत्ता से है। ये जो डेरोजियो थे इनका संबंध है कलकत्ता से। और जब हम लोगों ने जमींदारी व्यवस्था को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो ये जमींदारी व्यवस्था है ये बंगाल में लागू थी। तो बंगाल में जमींदार क्या करता था? किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था।
तो उन्हीं जमींदारों से, किसानों के शोषण से मुक्ति करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे। और इन्होंने क्या किया था कि सरकारी नौकरियों में जो भी भेदभाव हो रहे थे, उस भेदभाव को समाप्त करने की इन्होंने वकालत की थी। इनका यह मानना था कि जो भारतीय हैं, इनको भी नौकरियों में स्थान दिया जाए। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया या कि यंग बंगाल आंदोलन में क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हेनरी विवियन डेरेजियो, इन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। कब किया था? तो ये है 1828 ईस्वी में। अब देखिए, इसके आगे का टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेंगे कि प्रार्थना समाज का प्रारंभ कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे कि 1867 ईस्वी में बम्बई से प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया। अच्छा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, इनका भी योगदान था। और एन.जी. चंद्रावरकर, इनका भी योगदान था। तो देखिए, कभी कभी आत्माराम पांडुरंग का नाम दे देता है, कभी कभी महादेव गोविंद रानाडे का नाम दे देता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज का संबंध किससे है। तो आत्माराम पांडुरंग देगा, महादेव गोविंद रानाडे देगा और एन.जी. चंद्रावरकर, तीनों ऑप्शन देता है। और उसमें पूछता है एक सही है, एक दो सही है, तीनों सही है और कोई नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों सही है। अब हम यह देखेंगे कि अच्छा, ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, यह किसके विचारों से प्रभावित होकर हुई थी। तो देखिए, यहाँ से देखेंगे जो केशव चंद्र सेन हैं, इनके विचारों से प्रभावित होकर इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए, अब हम थोड़ा सा केशव चंद्र सेन के बारे में अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप यह समझ गए होंगे कि इनका जो केशव चंद्र सेन का संबंध है, यह किससे है? ब्रह्म समाज से था केशव चंद्र सेन का संबंध। तो जब चूंकि ये लोग केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज का गठन किए हैं, तो कहीं न कहीं प्रार्थना समाज में केशव चंद्र सेन यानी कि ब्रह्म समाज की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अच्छा भाई, वो चीज़ें क्या थी, हम अब इसको देखते हैं। क्या किया इन्होंने? जाति प्रथा का विरोध किया, ब्रह्म समाज ने भी किया था। छुआछूत का विरोध किया, ब्रह्म समाज ने भी किया था। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, ब्रह्म समाज ने भी किया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा पर बल, धार्मिक क्षेत्र में पुरोहितों के आधिपत्य का विरोध। देखिए, ये सारी चीज़ें कहाँ थी? ब्रह्म समाज में भी थी और प्रार्थना समाज में भी हैं। अच्छा, इनकी उपलब्धियाँ क्या है कि इन्होंने योगदान क्या किया था समाज में? तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो समाज सेवा संघ, इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इसकी स्थापना इन्होंने क्यों की थी? तो देखिए, समाज जो है ना, उस समय समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इस समाज सेवा संघ का उद्देश्य था कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन दिया जाए, कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अपनी शक्ति के अनुसार उसकी दवा की जाए। तो इस तरह समाज सेवा संघ का यह उद्देश्य था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इनकी कहीं न कहीं से सेवा की जाए। इसके बाद इसी के अंतर्गत दलित जाति मंडल का भी गठन किया गया था। अच्छा, यह क्या था? तो देखिए, जो समाज में दलित लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, इनको ऊपर उठाने के लिए प्रार्थना समाज ने दलित जाति मंडल का गठन किया। और देखिए, तीसरा क्या है? दक्कन शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया था प्रार्थना समाज के अंतर्गत। अब हम यह देखेंगे कि अच्छा, इसका गठन क्यों किया गया था। देखिए, जो दक्कन शिक्षा विभाग है, हमने यह देखा था कि जो प्रार्थना समाज है, यह समानता पर बल दे रहा था। तो भाई, समानता पे बल कैसे देगा? इसके लिए तो सबको शिक्षित होना भी जरूरी है। तो दक्कन शिक्षा विभाग क्या किया? यह लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम उस टाइम में आ गई कि जो मजदूर वर्ग था, वह तो दिन में कार्य करता था, तो उसको शिक्षा कैसे मिलेगी? तो उसके लिए रात में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किससे? दक्कन शिक्षा विभाग से। और चौथे नंबर पर देखिए, इन्होंने विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। विधवा आश्रम संघ की स्थापना क्यों किया गया था? विधवाओं को आश्रम में रख के शिक्षित किया जाए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे यह फायदा हो जाएगा कि जो विधवाएं हैं, वे कहीं न कहीं छोटे छोटे कार्य, जैसे सिलाई का कार्य हो गया या छोटे कुटीर उद्योग हो गया, जो घर में कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को करेंगी। तो इससे क्या होगा? इनके पास पैसे आ जाएंगे और इनकी समाज में जो स्थिति है वह काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ लिया
प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेद समाज को। तो देखिए वेद समाज को पढ़ने के पहले हम यह देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए जो लोग पहला वीडियो देखे हैं वे ये जानते होंगे कि शिव नारायण अग्निहोत्री कौन थे। तो शिव नारायण अग्निहोत्री कौन थे? ये देखिए ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी बाद में? इन्होंने बाद में किया था साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। और देखिए देव समाज की स्थापना कहाँ पे किए थे? ये लाहौर में किए थे। अब हम इसकी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए इन्होंने ईश्वर में विश्वास पे बल दिया, आत्मा की अमरता में बल दिया, गुरु की महत्ता एवं सत्कार्यों पर बल दिया। और देव समाज के जो भी विचार थे उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया? देव शास्त्र को रचित किया, देव शास्त्र की रचना की गई। अब इसके बाद देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सत्य शोधक समाज के बारे में कि सत्य शोधक समाज के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1873 ईस्वी में। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज। यही पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर इसकी स्थापना किसने की थी। अच्छा सत्यशोधक समाज के इसके कार्य क्या थे भाई? समाज में इसका क्या योगदान था? तो देखिए इसने पिछड़े वर्गों एवं दलितों के कल्याण के लिए कार्य किया था। इनका यह मानना था फूले जी का कि जो पुरोहित वर्ग है यह दलितों और पिछड़े समाजों का बहुत ज़्यादा शोषण किया है और कहीं न कहीं यही इसके कारण है कि इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो इन्होंने क्या किया? पिछड़े वर्गों एवं दलितों के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। और ये जो ब्राह्मण विरोधी गतिविधियां थी मतलब पुरोहित वर्ग का, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया। अच्छा इसका विरोध इन्होंने किस तरह से किया? तो इन्होंने देखिए यहाँ पे 2 किताबों की रचना की। पहली है गुलामगिरी और दूसरी है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की रचना की। तो देखिए गुलामगिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी रचना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे का टॉपिक जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।